हेलो कैंडिडेट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में CDS 1 2022 के अपने क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन शुरू किया था और उसमें हमने सेट सी के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सबसे पहले शुरू किया है। तो हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास इस वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, जिनको हम अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम भवानी सिंह, अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्कड फॉर बालनो एकेडमी फॉर 4 years। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ पेड कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इन केस आपको पेड कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके आप सारी की सारी डिटेल्स इस स्लाइड में देख सकते हैं। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो 1 मई से नया बैच शुरू होगा। 2 months का कोर्स या 1 month का कोर्स, जैसे भी आपको सही लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और फर्दर डिटेल्स के लिए जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। तो सेट सी का 20th क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी वाटर इन यूजेबल कंडीशन, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी लैंडस्केप इन इट्स नेचुरल कंडीशन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि भैया इनमें से कौन सा वो नेचुरल रिसोर्स है जो रिन्यूएबल तो है, साथ ही साथ वो एग्जॉस्टिबल भी है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, एग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल। तो हम पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारी अर्थ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं वो सब के सब को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो इस बेसिस पे कि भाई वो एग्जॉस्टिबल है या फिर नॉन एग्जॉस्टिबल है, और साथ ही साथ आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। मैं इन चारों का मतलब आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, जब हम बोलते हैं कि कोई नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल है तो इसका सीधा मतलब है कि उस नेचुरल रिसोर्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो हमारी अर्थ पर लिमिटेड है और अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। नॉन एग्जॉस्टिबल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको आप कितना भी इस्तेमाल कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है और उसका कितना भी इस्तेमाल कर लिया जाए वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एग्जॉस्टिबल के एग्जाम्पल्स तो आप देख सकते हो, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लाखों सालों में बने हैं और एक बार अगर हमने इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर इनको वापस बनने में लाखों साल लगेंगे। तो ये एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म होने लायक है। नॉन एग्जॉस्टिबल का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जिनकी क्वांटिटी बेसिकली अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट अमाउंट में ये मौजूद हैं। तो ऐसे में हम देख लेते हैं सनलाइट। भाई सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकती। उसके अलावा विंड, उसके अलावा टाइड्स, उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे। रिन्यूएबल की अगर मैं बात करूं तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये एक बार को खत्म भी हुए तो ये तुरंत रेन्यू हो जाएंगे। इनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, इनको रेन्यू किया जा सकता है, इनको रिप्लेनिश किया जा सकता है। तो सनलाइट, विंड कितना भी इस्तेमाल कर लें ये खत्म नहीं होंगे, रेन्यू होते रहते हैं। टाइड्स, जियोथर्मल, ये रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में अगेन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि ये एक बार खत्म हो गए तो इनको रेन्यू नहीं किया जा सकता और अगर ये रेन्यू होंगे भी तो इनको लाखों साल लगेंगे। तो हमने देखा कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एग्जॉस्टिबल यानी लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, कभी भी खत्म हो जाएंगे। नॉन एग्जॉस्टिबल कभी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। रिन्यूएबल जो बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं और बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल
जिनको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म हो जाएंगे तो लाखों सालों का टाइम लगेगा रिन्यू होने में। तो इस तरह से हमारे पास ये कैटेगराइजेशन है। तो भाई लोग, अगर अब हम क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी लैंडस्केप इन इट्स नेचुरल कंडीशन, ये तीनों ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नॉन एग्जॉस्टिबल हैं, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होंगे और रिन्यूएबल भी हैं। पर जो वाटर है वो रिन्यूएबल तो है, वाटर इन यूजेबल कंडीशन रिन्यूएबल तो है कि इसको रिन्यू किया जा सकता है, पर अगर इसका हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, इसको वेस्ट किया, इसको हद से ज्यादा इस्तेमाल किया, तो ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये रिन्यूएबल तो है, इसको हम रिसाइकिल तो कर सकते हैं, इसको बार बार इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर बार बार या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से एक टाइम के बाद ये खत्म भी हो सकता है। तो वाटर इन यूजेबल कंडीशन, वाटर इन यूजेबल कंडीशन इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जॉस्टिबल तो है, साथ ही साथ रिन्यूएबल भी है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21, और 21 जो क्वेश्चन है वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी रॉ मटेरियल। तो भाई पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई इन चार इनपुट्स में से वो कौन सा इनपुट है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में सबसे कम इस्तेमाल होगा या सबसे कम इस्तेमाल होता है। भाई एक्टिविटीज को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमने फार्मिंग मान लिया और दूसरा अपना हो गया नॉन फार्मिंग। भाई फार्मिंग हम सभी जानते हैं, खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी के अलावा जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी की सारी नॉन फार्मिंग है। अब देखो, फार्मिंग में तो खेती बाड़ी आ गई, नॉन फार्मिंग में आ जाती है जैसे इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, या फिर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में टीचिंग आ गया, या भाई जो लोग डॉक्टर्स हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली सर्विस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे आ जाते हैं अपने नॉन फार्मिंग में, क्योंकि खेती बाड़ी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। फार्मिंग में अपनी खेती बाड़ी। अब आप खुद सोचिए, फार्मिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लैंड का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। भाई खेती बाड़ी लैंड पर ही तो करोगे, जमीन पर ही तो करोगे, तो लैंड का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। फिर खेती बाड़ी में लेबर भी लगता है, भाई मेहनत लगती है कि नहीं। उसके अलावा कैपिटल, पैसा तो लगता ही है। आप सीड्स खरीदोगे या टूल्स खरीदोगे, हार्वेस्ट करना है, फसल को काटना है, बेसिकली उसको फिर थ्रेशर के थ्रू आपको फसल को निकालना है, तो पैसा तो लगना ही उन सारी चीजों में। रॉ मटेरियल, भाई खेती बाड़ी होगी कैसे, आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल में आ जाएगा। तो मतलब फार्मिंग में आप लैंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, और लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल ये भी एक सर्टेन क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, अब चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वाला काम हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, इसमें लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल इनका तो ठीक ठाक इस्तेमाल होगा, पर लैंड का इस्तेमाल जितना फार्मिंग में हो रहा है उतना नहीं होगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। तो क्वेश्चन तो यही है कि भाई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में चारों इनपुट्स में से वो कौन सा इनपुट है जिसका कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। तो लैंड, क्योंकि इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर में लैंड का कम इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल तो अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। तो लैंड वुड बी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। तो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 35 ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इजी तो नहीं है। अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं आता तो इसको अटेम्प्ट करने में काफी मुश्किल हो सकती है, और हुई भी होगी आप लोगों को। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ बता देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो सबसे पहले देखिए लिस्ट 1 में सॉइल टाइप दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में
उन सॉइल के टाइप्स के सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया हुआ है। तो बेसिकली एक तरफ सॉइल टाइप्स हैं, दूसरी तरफ उनके फीचर्स हैं। भैया आपको मैच करना है, आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो करने की जरूरत नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सारे तो वैसे भी किसी से नहीं होने, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सॉइल आप सभी को मालूम है सॉइल क्या होती है। हमारी अर्थ सरफेस की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है या रॉकी डेब्रिस है, रॉकी मटेरियल है, तो उसी मिक्सचर को, ऑर्गेनिक मैटर और रॉकी डेब्रिस यानी रॉकी मटेरियल के मिक्सचर को ही हम सॉइल बोल देते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सॉइल जो है वो रॉकी मटेरियल प्लस ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है। तो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉकी मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब आप सबको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो सॉइल की टाइप्स हैं वो इस तरह से कमी देखी जाती है। आप लोगों ने सॉइल की टाइप जनरली इंडिया में सॉइल के कलर के बेसिस पे, सॉइल के ओरिजिन के बेसिस पे, या सॉइल के कंपोजिशन के बेसिस पे, या फिर सॉइल की लोकेशन के बेसिस पे सुने होंगे। तो इंडिया में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ओरिजिन, कंपोजिशन एंड लोकेशन ऑफ द सॉइल। अब हमारे यहाँ मैं अगर आपको बताऊं तो इन 4 बेसिस पे हमारे यहाँ एक तो एल्यूवियल सॉइल है भाई लोग, हिंदी में इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फर्टाइल होती है। दूसरी आपने सुनी होगी काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। फिर एक हमारे पास सॉइल है रेड एंड येलो, रेड एंड येलो सॉइल। फिर हमारे पास है लेटराइट सॉइल जो ब्रिक्स वगैरह बनाने में यूज होती है। फिर एक हमारे पास है एरिड सॉइल, ये डेजर्ट वाले इलाके में पाई जाती है। फिर एक है हमारे पास सलाइन सॉइल जिसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। फिर एक है हमारे पास पीटी सॉइल और एक है हमारे पास फिर लास्ट में फॉरेस्ट सॉइल। इसी को आप माउंटेनियस सॉइल भी बोल सकते हो। तो ये 8 तरह की 8 टाइप्स की सॉइल है हमारे पास। पर ये किसके बेसिस पे? कलर, ओरिजिन, कंपोजिशन, लोकेशन के बेसिस पे। मैं आपको बता दूं, अगर हमारी इंडियन सॉइल्स को आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज की सॉइल्स के साथ, तो आप इस बेसिस पे थोड़ी कर सकते हो कंपैरिजन। आपको एक इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है सॉइल का, तो आपको फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो सॉइल क्लासिफिकेशन देखा जाता है उसके हिसाब से करना होगा। तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए का एक डिपार्टमेंट है, उसे बोलते हैं यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सॉइल क्लासिफिकेशन का एक तरीका अपनाया है, उसी को हम बोलते हैं यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल टैक्सोनॉमी का मतलब है सॉइल क्लासिफिकेशन। इसमें ये क्या करते हैं, सॉइल्स को कुछ साइंटिफिक नाम देते हैं, जैसे इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, उसके बाद हिस्टोसोल्स, ऑक्सीसोल्स, एरिडिसोल्स, मॉलिसोल्स, वर्टिसोल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस तरह से सॉइल्स को क्लासिफाई किया है। तो भाई अगर हमें भी अपनी सॉइल्स को इस लेवल पे ले जाके कंपेयर करना हो तो हम भी इसी तरीके को अपनाएंगे। इनफैक्ट सारी कंट्रीज इसी तरीके को अपनाती हैं। तो हमने भी हमारी इन सॉइल्स को, हमारे इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल्स को इस बेसिस पर यानी यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी के बेसिस पे हमने भी उनको क्लासिफाई किया है। और हमारे यहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लासिफिकेशन किया है उसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो आईसीएआर ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारी सॉइल्स को कंपेयर करने के लिए यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए हमारी सॉइल्स को भी इन्हीं फॉर्म्स में क्लासिफाई कर दिया है। तो हमारे यहाँ जो सॉइल्स पाई जाती हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पाई जाती हैं, एक ट्रिक के साथ देख लेते हैं। आई इवॉर्म, तो देखिए आई से है इंसेप्टिसोल, आई से है इंसेप्टिसोल, ई से है एंटीसोल, ए से है अल्फीसोल, वी से है वर्टीसोल, ए से है एरिडिसोल, यू से है अल्टीसोल और एम से है मॉलिसोल। तो ये हमारे यहाँ पाई जाती हैं। अब आप देखिए, आई इवॉर्म, आई से है इंसेप्टिसोल, ई से है एंटीसोल, ए से है अल्फीसोल, वी से है वर्टीसोल, यू से है अल्टीसोल और एम से है मॉलिसोल। तो ये हमारे यहाँ पाई जाती हैं। अब आप देखिए, आई इवॉर्म, आई से है इंसेप्टिसोल, ई से है एंटीसोल, अब आप देखिए
ICAR ने जो क्लासिफिकेशन किया है USDA सॉइल टैक्सोनॉमी के बेसिस पे, उस हिसाब से भी हमने सॉइल्स को देख लिया, इंडिया की सॉइल्स को। तो इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारे पास सॉइल का क्लासिफिकेशन ये है, और इन जनरल अगर हमें पढ़ना हो, इंडियन क्लासिफिकेशन को देखना हो, तो फिर हमारे पास एल्यूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, सलाइन, पीटी, फॉरेस्ट सॉइल्स तो हैं। तो अब हम वापस लौट के आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो देखिए भाई लोग, तो क्वेश्चन में वही जो USDA बेस्ड सॉइल टैक्सोनॉमी है, USDA बेस्ड जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, वही सॉइल्स को यहाँ पे दिया गया है और उनके सामने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, ये दो टर्म्स एक बार समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। एक तो आप ये टर्म देखो, सॉइल प्रोफाइल, और एक दूसरा टर्म है होराइजन। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि जब हम सॉइल को उसकी लेयर्स के साथ देखें सीक्वेंस में, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारी अर्थ का सरफेस है और ये कोई ट्री यहाँ पर है, पेड़ है, और एक ये पौधा है। तो जो ये सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है जहां पर ये ट्री और ये जो छोटा प्लांट है ये उगा हुआ है, इस टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को हम बोल देते हैं ओ होराइजन। यानी सॉइल प्रोफाइल में जो हम सॉइल की लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो उस एक लेयर को होराइजन बोलते हैं। लेयर का मतलब ही होराइजन है यहाँ पे। तो सॉइल प्रोफाइल में जितनी भी लेयर्स हम सॉइल की देखेंगे वो सब सॉइल होराइजन्स हैं। तो ये टॉप मोस्ट लेयर को ओ होराइजन बोलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के जो रिमेन्स हैं, फॉसिल्स हैं, ठीक है। ये प्लांट्स को बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर इस टॉप मोस्ट लेयर यानी ओ होराइजन में सबसे ज्यादा होता है। फिर ये एक दूसरी लेयर है भाई सॉइल की, इसे हम बोलते हैं ए होराइजन। ए होराइजन ये भी काफी रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये जो लेयर है ये भी रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ यहां पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। फिर इसके नीचे एक लेयर है, इसमें क्या होता है जी, इसको बोलते हैं बी होराइजन। इसमें बेसिकली डिपॉजिटेड मिनरल्स होते हैं, यानी कंपैरेटिवली थोड़े कम मिनरल्स होते हैं। ऊपर वाली लेयर से यानी ए होराइजन से थोड़े नीचे की तरफ जो मिनरल्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ मिनरल्स ए होराइजन से बी होराइजन में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं डिपॉजिटेड मिनरल्स। फिर ये एक लेयर है, एक होराइजन है सॉइल की, इसे बोलते हैं सी होराइजन। तो बड़ी सिंपल है जी, देखो ए बी सी, ए के ऊपर ओ है, वो टॉप मोस्ट लेयर है जो सबसे ज्यादा रिच है ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस में। सी जो है इसमें आपको छोटे छोटे ग्रेन्स मिल जाएंगे रॉक्स के। तो आप ये कह सकते हो कि भाई सी होराइजन में वेदर्ड यानी डिस्ट्रॉयड फॉर्म में रॉक मिलती है, वेदर्ड रॉक मिलती है आपको। और फिर जो लास्ट होराइजन है उसे हम बोलते हैं आर होराइजन। आर होराइजन, और ये वेदर्ड नहीं होती, काफी बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं चट्टान के इसमें, इस लेयर में। बेसिकली इसे हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, यानी इसी रॉक से ये छोटे छोटे टुकड़े हुए, वेदर्ड रॉक बनी। इसी वेदर्ड रॉक से फिर बी होराइजन बना, बी से फिर ए और ए के बाद ओ। इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आर होराइजन में अनवेदर्ड यानी अभी डिस्ट्रक्टेड फॉर्म में नहीं है, डिस्ट्रॉयड फॉर्म में नहीं है, काफी बड़े बड़े ग्रेन्स है, चट्टाने हैं। तो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है, पर इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए तो हमने बोला कि भाई ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो आप लोग आराम से ध्यान से सुनिए। तो सॉइल प्रोफाइल हमने देख लिया भाई, ये है पूरी की पूरी सॉइल प्रोफाइल, जिसमें हम देखते हैं टॉप मोस्ट लेयर को ओ होराइजन बोल दिया, जिसमें ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। उसके नीचे है ए होराइजन, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है ही साथ मिनरल्स भी है। बी होराइजन में बेसिकली यहां पे आप देखते हो कि डिपॉजिटेड मिनरल्स है, यानी कि ए होराइजन में जो मिनरल्स है उन्हीं का कुछ बचा हुआ हिस्सा नीचे शिफ्ट हो गया है, तो बी होराइजन में डिपॉजिटेड मिनरल्स। सी में वेदर्ड रॉक है, यानी टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े हैं, मोटे मोटे ग्रेन्स हैं। और जो आर होराइजन है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है सॉइल प्रोफाइल में, वो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है, यानी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं ये लेयर जिम्मेदार है, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है।
तो इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल हमने देखा, और सॉइल प्रोफाइल में जो भी लेयर्स आपको दिख रही हैं इन्हीं को हम होराइजन कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली जो सॉइल की टाइप दी हुई है वो है हमारे पास एंटी सोल्स। तो मैं आप सबको बता दूं, एंटी सोल्स वो सॉइल होती हैं जिनमें सॉइल का जो डेवलपमेंट है काफी वीक होता है। सॉइल का डेवलपमेंट काफी वीक होता है, यानी सॉइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, उसमें जान नहीं होती। तो वीकली डेवलप्ड सॉइल है विद नो होराइजन्स। आपको एंटी सोल में इस तरह की होराइजन्स नहीं दिखेंगी, यानी क्लियर कट जो होराइजन्स हैं, क्लियर कट जो डिफरेंस है लेयर वाइज सॉइल में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, काफी कमजोर सॉइल होती है और होराइजन्स नहीं होते, लैक ऑफ होराइजन्स है एंटी सोल में। तो एंटी सोल के साथ तो 2 हमारा मैच कर गया। इंसेप्टी सोल के साथ मैच करना है इसको। तो भाई इंसेप्टी सोल उस तरह की सॉइल है जो अगेन एंटी सोल की तरह ही वीकली डेवलप्ड है, और साथ ही साथ इसकी जो होराइजन्स है वो डेवलप हो रही है। एंटी सोल में तो होराइजन थी ही नहीं भाई। इंसेप्टी सोल में सॉइल तो वीक है ही जैसे एंटी सोल में थी, पर एंटी सोल के मुकाबले यहां आपको होराइजन्स देखने को मिल जाएंगी। हालांकि वो वीक होंगी, जैसे सॉइल वीक है तो उसकी होराइजन्स हैं, सॉइल तो वीक है ही इंसेप्टी सोल में, साथ ही साथ उसकी जो होराइजन्स हैं वो भी वीकली डेवलप्ड है। तो ये इंसेप्टी सोल की खास बात है। हिस्टोसोल बेसिकली वो सॉइल है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जो इसकी अपर लेयर्स हैं उसमें काफी ज्यादा, यानी जो ये अपर लेयर्स हैं इसमें काफी ज्यादा अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस होता है। तो हिस्टोसोल्स ये हो गया 4 के साथ मैच। और ऑक्सीसोल जो है सबसे पुरानी सॉइल होती है, और सबसे पुरानी है इसलिए इसमें डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है, ये हाईली वेदर्ड होती है। तो भाई इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंटी सोल्स वीकली डेवलप्ड सॉइल, नो होराइजन्स। इंसेप्टी सोल्स वीकली डेवलप्ड सॉइल पर होराइजन बनती है और वो होराइजन भी वीक होती है। हिस्टोसोल्स ये ऐसी सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस बहुत ज्यादा है अपर लेयर्स में, यानी काफी ज्यादा रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में, तो पेड़ पौधे अच्छी तरह से उग जाते हैं। ऑक्सीसोल सबसे पुरानी सॉइल है, और क्योंकि सबसे पुरानी है तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी इसी में हो रखा होता है, लंबे टाइम से नुकसान पहुंचता रहता है इसको। तो ऑक्सीसोल्स इस तरह से। अब आप देखिए ए के साथ 2, यानी ए के साथ 2 तो सिर्फ ए और बी में ही है। फिर बी के साथ 1, तो बी के साथ 1 तो सिर्फ ए में ही है। फिर सी के साथ 4, वो भी ए में ही है, सी के साथ 4। और फिर डी के साथ 3, वो भी ए में ही है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लोग अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 36, सेट सी का 36 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अ पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज ए इंसलबर्ग, बी ज्यूजन, सी बजाडा, डी प्लाया। देखिए ये क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन है। अगर आपने लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा है तब तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर फिर भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन में बेसिकली एक टर्म है यहाँ पे पेरीपेडिमेंट, और बोला गया है कि ये जो पेरीपेडिमेंट है डेजर्ट या सेमी डेजर्ट रीजन में, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो दूसरा नाम बताना। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पेरीपेडिमेंट क्या होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा माउंटेनियस रीजन से कुछ वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं, कुछ नदियां निकलती हैं, आप नदियां कह लो, वाटर स्ट्रीम्स कह लो, ठीक है। तो कुछ रिवर्स निकलती हैं, वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं, और इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि भाई ये कोई वाटर स्ट्रीम आई है, इस तरह से बहते हुए आगे बढ़ गई, इधर से भी कोई वाटर स्ट्रीम आई है और ये भी इस तरह से आगे बढ़ गई, और यहाँ से भी कोई वाटर स्ट्रीम आई और ये भी इस तरह से आगे बढ़ गई। तो देखिए माउंटेनियस रीजन से जब वाटर स्ट्रीम्स निकल के आती हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि पानी जो है इन माउंटेनियस रीजन्स को इरोड करते हुए आएगा भाई, क्योंकि स्लोप मिला हुआ है पहाड़ों में नदियों को, वाटर स्ट्रीम्स को, तो तेजी के साथ बह के आती हैं, तेजी के साथ फ्लो करते हुए आती हैं, और
माउंटेनियस रीजन क्योंकि रॉक से बना हुआ है, माउंटेन्स रॉक से बने होते हैं, तो उस रॉकी सरफेस को इरोड करके लाती हैं ये नदियां, ये वाटर स्ट्रीम्स। अब ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ के ले आए नदियां, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आती हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोल सकते हैं सेडिमेंट। तो ये जो वाटर स्ट्रीम्स हैं माउंटेनियस रीजन से रॉकी पार्टिकल्स को सेडिमेंट के फॉर्म में लाती हैं। अब भाई जब तक ये रिवर्स उन माउंटेनियस रीजन्स में बह रही है तब तक तो स्लोप मिला हुआ है, तो पानी के साथ ये जो सेडिमेंट है तेजी के साथ बहता है। पर जैसे ही नदियां माउंटेनियस रीजन से निकल के इन प्लेन्स इलाकों में पहुंचती हैं, मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं, तो नदी का खुद का स्लोप लगभग खत्म सा हो जाता है। ऐसा स्लोप था पहले जी, स्टीप स्लोप था पहाड़ों में, तो तेजी के साथ बह रही थी। अब इनका स्लोप हो जाता है थोड़ा जेंटल, स्लोप तो अभी भी है पर वो जेंटल है, स्टीप नहीं है। और जेंटल स्लोप में रिवर की या वाटर स्ट्रीम की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, स्लोप उतना होता नहीं है तो तेजी से बहती नहीं है। अब भाई जो सेडिमेंट पहले पहाड़ों में तेजी से बहकर आ रहा था उसके बहने की स्पीड भी यहाँ पे कम हो जाती है, और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, जो कोर्स ग्रेन्स हैं सेडिमेंट के, वो यहीं डिपॉजिट होने लग जाते हैं भाई, माउंटेनियस रीजन के बेस के आसपास यहीं पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। इस तरह से नदी के आसपास यहीं पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स है वो नदी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से डिपॉजिट होते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो तो पीछे की तरफ सेटल हो जाते हैं, और जो फाइन ग्रेन्स हैं सेडिमेंट्स के वो आगे की तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है डेजर्ट इलाके में, ध्यान से सुनिए, डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके में ऐसा नहीं कि नदियां नहीं बहती हैं, कुछ तो नदियां बहती हैं या कभी बही होंगी किसी जमाने में। तो उन नदियों ने डेजर्ट या सेमी डेजर्ट रीजन में वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया इस फॉर्म में, इस तरह से। अब यही डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट डेजर्ट इलाके में पेरीपेडिमेंट कहा जाता है, इसी को पेरीपेडिमेंट कहते हैं। तो पेरीपेडिमेंट बेसिकली ब्रॉड डिपोजिशन है सेडिमेंट का, और ये डिपोजिशन किसने किया? किसी जमाने में इस डेजर्ट रीजन में बह रही नदियों ने, वाटर स्ट्रीम्स ने, रिवर्स ने। और आज ये बड़े बड़े अलूवियल डिपोजिशन के फॉर्म में हमें नजर आते हैं, बड़े बड़े सेडिमेंटल डिपोजिशन के फॉर्म में नजर आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भैया पेरीपेडिमेंट क्या होता है। तो पेरीपेडिमेंट हमें समझ में आ गया, डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके में पहाड़ों के बेस के आसपास, माउंटेन्स के बेस के आसपास जो कोर्स ग्रेन्स और फाइन ग्रेन्स डिपॉजिट हुए रखे हैं, जिनको किसी टाइम में नदियों ने, वाटर स्ट्रीम्स ने डिपॉजिट किया है, उसी पूरे इलाके को हम बोल देते हैं पेरीपेडिमेंट। और इसी का दूसरा नाम है भाई लोग बजाड़ा। ऑप्शन सी बजाड़ा। तो पेरीपेडिमेंट का दूसरा नाम है डेजर्ट इलाके में या सेमी डेजर्ट इलाके में बजाड़ा। तो बजाड़ा अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्रॉड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज नोन एज बजाड़ा। अब अगर आप कहें कि सर ये इंसलबर्ग, ज़्यूजन, प्लाया, ये सब क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि कल को दोबारा किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो आपको एक आइडिया हो। तो इंसलबर्ग का मतलब होता है कि किसी डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके में आप देखते हैं कि जैसे ये सरफेस है और सरफेस पर ये कोई इस तरह से कोई ये हिल है, ये कोई हिल है। अब इस हिल में, डेजर्ट वाले इलाके में, इस हिल में इरोजन होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर डेजर्ट वाला एरिया है तो वहाँ पे विंड्स तेजी से चल रही होंगी। अब विंड्स के साथ जो डेजर्ट में जो सैंड है वो भी तो साथ में ब्लो करेगी, हवा के साथ वो सैंड भी उड़ेगी, और इतनी तेज हवाएं चलती हैं क्योंकि खुला एरिया होता है, डेजर्ट वाला इलाका है। सैंड हवा के साथ इतनी तेजी के साथ ब्लो करती हैं कि वो इन रॉक से, इन हिल से सीधे टकराती हैं, और जब टकराएंगी इतनी तेजी से तो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वो इस रॉक को इरोड करना शुरू कर देते हैं। यानी वो तेजी से चलने वाली हवाएं जिनमें सैंड भी ब्लो कर रही है, वो तेजी से चलने वाली हवाएं इन रॉक्स को, इन हिल्स को इरोड कर देती हैं, काटने लगती हैं। पर इस पूरी रॉक का एक हिस्सा, मान लीजिए ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से नहीं कटता है। बाकी इसके आसपास की जितनी भी
रॉक्स थी जितनी भी, वो हिली एरिया था, वो सब इरोड हो गया, वो सब कट गया है। तो सिर्फ इतना एरिया बच गया, ये एरिया बच गया, ये एरिया बच गया। इस आइसोलेटेड हिल को, जो इरोजन से बच गया है सेमी डेजर्ट या डेजर्ट इलाके में, ये जो एरिया बच गया है इसको हम बोल देते हैं इंसलबर्ग। तो आपको याद रखना है कि डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके में विंड्स के थ्रू जब इरोजन होता है किसी हिल का या रॉकी प्लेटफॉर्म का, रॉक का, तो उसका जो हिस्सा बच जाता है एक आइसोलेटेड हिल के फॉर्म में, उस आइसोलेटेड हिल को हम बोलते हैं इंसलबर्ग। तो ये है इंसलबर्ग। अब अगर मैं ज्यूजिन की बात करूं तो सेम डेजर्ट और सेमी डेजर्ट इलाके में ज्यूजिन भी एक तरह का रॉकी प्लेटफॉर्म है। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये कोई इस तरह से कोई हिल है, ये हिल है, और अगेन वही विंड्स चल रही हैं सैंड के साथ डेजर्ट वाले इलाके में। ऑब्वियस ही बात है, इरोजन तो होगा, जैसे अभी हमने इंसलबर्ग को देखा, यहां पे भी इरोजन होगा। पर यहां पर भी इस रॉक का कुछ हिस्सा ऐसा है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो इरोड नहीं होता। मान लीजिए इतना इलाका जो है वो इरोड नहीं होता है, ये इलाका, यानी रॉक का ये वाला जो पार्ट है वो इरोड नहीं होता है। बाकी आसपास का जो एरिया है ये इरोड हो गया विंड से। तो ये जो हिस्सा बच गया इस तरह से, ये जो हिस्सा बच गया, ये एक टेबल के फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, ये एक टेबल के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इस टेबल लाइक रॉकी स्ट्रक्चर को, जो कि इरोजन से बच गया, इसे हम बोलते हैं ज्यूजन। तो ये आइसोलेटेड हिल, इसे तो बोल दिया इंसलबर्ग, ये थोड़ा सा डोम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। फिर जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है जो इरोजन से बच गया है, इसे हम बोल देते हैं ज्यूजन, इसे हम बोल देते हैं ज्यूजन। और जो प्लाया है, प्लाया मैं आपको बता दूं, ये डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके में ड्राई लेक होती है, सूखी झील। भाई आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो ये डेजर्ट वाला इलाका है यहाँ पे कहीं, और बीच में कोई इस तरह की लेक है। अब ये लेक में पानी नहीं है, पर आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर को देख के, कि किसी टाइम में यहाँ पे पानी हुआ करता था। तो डेजर्ट के बीचों बीच ये एक ऐसा इलाका होता है जो आपको सूखी झील के फॉर्म में, एक ड्राई लेक के फॉर्म में नजर आता है। हाँ, कभी इस इलाके में बारिश होगी तो ये भर जाएगा, पर क्योंकि डेजर्ट है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन है, तो पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाता है और वापस ये ड्राई लेक हो जाती है। तो भाई प्लाया मतलब डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके में ड्राई लेक, सूखी झील, जिसका पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। तो भाई बजाड़ा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम repeated flows may build up a volcano. Such volcanoes are termed as option A shield volcano, option B composite volcano, option C stratovolcano, option D cinder cone volcano. तो भाई लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबे टाइम तक जब लावा रिपीटेडली फ्लो होता रहे, ठीक है, लावा लगातार इरप्ट होता रहे, तो वो एक वॉल्केनो बना देता है, एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। और ऐसे वॉल्केनोस को क्या कहा जाता है? तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली मान लीजिए ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे एक ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर कनेक्टेड है एक वेंट के थ्रू सरफेस के साथ। अब मैग्मा चैम्बर में आप सबको पता है, मैग्मा का मतलब होता है मोल्टन रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें। और ये पिघली हुई चट्टानें क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि भाई अर्थ में अगर आप नीचे जाओगे 300 से 400 किलोमीटर्स की डेप्थ तक, तो यहाँ आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इलाके में जो भी चट्टानें रही होंगी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है इनके थ्रू वो पिघल जाती हैं चट्टानें। तो उन्हीं मोल्टन रॉक्स को तो हम मैग्मा बोल रहे हैं। अब भाई कोई चीज़ जलेगी, पिघलेगी, यानी वो चट्टानें जली हैं, पिघली हैं, मोल्टन रॉक्स में कन्वर्ट हुई हैं, बेसिकली पिघली हुई चट्टानों में कन्वर्ट हुई है। तो भैया गैसेस तो निकली होंगी ना जलने से, तो वही गैसेस के पुश की वजह से मोल्टन रॉक्स ऊपर की तरफ जाती हैं।
मॉल्टन रॉक्स ऊपर की तरफ जाती हैं और जैसे ही ये मॉल्टन रॉक्स यानी मैग्मा सरफेस को चीर के बाहर निकलता है इस तरह से, तो हम इसे लावा बोल देते हैं। और ये एक बार ऐसे इरप्ट हुआ तो ये इस तरह से फैल गया, फिर ये दूसरी बार इरप्ट होगा, इस तरह से फैल जाएगा, फिर तीसरी बार इस तरह से। तो बेसिकली धीरे 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 इरप्शन से, रिपीटेड फ्लोज से क्या होगा, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वॉल्केनो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के वॉल्केनो को, जहां पे आप देख रहे हो कि रिपीटेड फ्लो की वजह से लेयर्स बन रही हैं, लेयर्ड वॉल्केनो बन रहा है ये, तो इस लेयर्ड वॉल्केनो को हम क्या कहेंगे? इस लेयर्ड वॉल्केनो को हम कहते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो की खास बात ही यही है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बनता है। एक बार लावा इरप्ट हुआ, उसने एक लेयर बनाई, दूसरी बार लावा इरप्ट हुआ, उसने दूसरी लेयर बनाई, फिर तीसरी बार तीसरी लेयर। तो ये लेयर बाय लेयर जो डिपोजिशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो में इस तरह की लेयर्स नहीं बनती। शील्ड वॉल्केनो में जो एक्सप्लोजिविटी होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब उतना ज़्यादा वो फटता नहीं है, उतना ज़्यादा इरप्शन नहीं होता। हाँ, शील्ड वॉल्केनो में यह है कि अगर इस वेंट में पानी चला जाए, जिस वेंट से लावा इरप्ट हो रहा है, मैग्मा इरप्ट हो रहा है, इसमें अगर पानी चला जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हो सकता है। तो शील्ड वॉल्केनो बेसिकली थिन लावा के बने हुए होते हैं, ठीक है, थिन लावा के होते हैं, मतलब पतले लावा के होते हैं। ये बेसिकली कम इनमें एक्सप्लोजिविटी होती है, पर अगर वेंट में पानी चला जाए तो भैया एक्सप्लोजिविटी बढ़ जाती है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो, लेयर बाय लेयर जो वॉल्केनो बनता है, यानी रिपीटेड फ्लोज से जो वॉल्केनो बनता है, उसे कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोल देते हैं। स्ट्रैटो वॉल्केनो कंपोजिट वॉल्केनो का ही पार्ट है, इसका मतलब भी सिमिलर है, पर कंपोजिट वॉल्केनो मेन वॉल्केनो है। और सिंडर कोन वॉल्केनो बेसिकली शील्ड का पार्ट है। कई बार शील्ड वॉल्केनो क्या होता है कि उससे जो लावा इरप्ट होता है वो फाउंटेन की तरह होता है, और जब वो फाउंटेन की तरह होता है तो वो इस तरह से एक कॉनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और इसी कॉनिकल स्ट्रक्चर वाले वॉल्केनो को सिंडर कोन वॉल्केनो बोलते हैं। तो भाई देखिए, शील्ड वॉल्केनो थिन लावा का होता है और एक्सप्लोजिविटी कम होती है, पर वेंट में पानी चला गया तो भैया उड़ा देगा। कंपोजिट वॉल्केनो, लेयर बाय लेयर जो डिपोजिशन हो रहा है लावा का, उसे कंपोजिट वॉल्केनो बोल देते हैं। स्ट्रैटो वॉल्केनो में भी लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, पर वो कंपोजिट वॉल्केनो का ही एक दूसरा पार्ट है। तो मेन है हमारे पास कंपोजिट, और सिंडर कोन ये शील्ड का ही पार्ट है, पर ये सिंडर कोन तब कहा जाता है ये वॉल्केनो जब लावा फाउंटेन की तरह इरप्ट हो और एक कॉनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, और उसी कॉनिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो। तो भाई हमारा जो आंसर है वो है कॉम्पोजिट वॉल्केनो, क्योंकि यही होती है लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ लावा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। तो अगर आपको इस वीडियो में जो ये 5 क्वेश्चंस हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं वो समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कभी आपके पास वीडियो आए, जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको या आपके जैसे दूसरे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।